बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग पे, और फूड पॉइजनिंग में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होते हैं वो होते हैं बच्चे, और पेट भी सबसे ज़्यादा ख़राब होता है बच्चों का। डेफिनेटली बड़ों का भी होता है, हम उनकी भी बात करते रहेंगे, पर सबसे पहले थोड़ा बच्चों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर लेते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कमरुज़्ज़मान, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में भी होते हैं, ज़ियाउद्दीन में भी होते हैं, पेडियाट्रिशियन हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आपको तो सबसे पहले रमज़ान मुबारक। सर आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और रमज़ान मुबारक में आपको पता है कि हम लोग कर तो रहे, लेकिन रमज़ान में कितने इश्यूज आते हैं पेट ख़राब होने के, तो सर क्या क्या वजूहात हैं? रमज़ान में तो वैसे हम कहने को 12 घंटे या 14 घंटे हम फास्टिंग करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हम कुछ आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा खा लेते हैं और ज़्यादा वैरायटी होती है खानों की। सही है। और ख़ास तौर पे अभी जो मौसम है, मसलन कि गरम मौसम, इसमें जो है फूड यानी काफ़ी ख़राब भी हो सकता है, स्टेल भी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो फूड पॉइजनिंग जो आज आपका टॉपिक है, ये बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही पर्टिनेंट है। इसमें होता ये है कि मसलन अगर आप एक नेचुरल चीज़ ले लें, जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स भी जो हम लेते हैं तो उनमें से कुछ गले सड़े होते हैं, जो कि फ्रूट वेंडर्स जो हैं, जो फल बेचने वाले होते हैं, वो दे देते हैं आपको, और उससे भी हमें मतलब फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी अगर सही तरह स्टोरेज ना हो, और बिजली का आजकल बहरान चल रहा है, तो बिजली नहीं होती और उसकी वजह से स्टोरेज प्रॉपर नहीं होती है, रेफ्रिजरेशन सही नहीं होती है, उनमें भी बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से हो जाता है। फिर हमारा पानी है, जो सबसे बड़ा मसला है कि पानी जो है, सही पानी हमें मिलता नहीं है, कंटामिनेटेड पानी होता है, और जिससे वाटरबोर्न डिजीज़ होती हैं, जिनसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फिर जो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं, इनमें जो पेस्टिसाइड्स, कितनी अच्छी चीज़ है ना डॉक्टर साहब जी, कहने को, कितनी हेल्दी चीज़ें। हम तो रोज़ाना बात करते हैं कि जी फ्रूट और वेजिटेबल है, लेकिन ज़रा सुने तो सही। हाँ डॉक्टर साहब, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज़ करते हैं, मसलन खाद जो है, तो उनमें भी बहुत सारे जरासीम होते हैं, और वो भी जो है मतलब वो भी केमिकल तौर पे जो है नुकसान पहुंचाता है। तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो कि मतलब हमें जो है अफेक्ट करती हैं, और जिनकी वजह से हमारी जो है सेहत पे बहुत बड़ा बुरा असर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं और हम लोग वी कांट हेल्प इट, जिस तरह अभी आपने बात की फ्रूट एंड वेजिटेबल की पेस्टिसाइड्स की, तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? जी बहुत ही आसान है, आप उसको अच्छी तरह से धो लें। लेकिन डॉक्टर साहब जो चीज़ अंदर एब्जॉर्ब हो गई, नहीं देखिए, रनिंग वाटर में एब्जॉर्ब हो गया, आप वो तो कुछ नहीं कर सकते। जो ऊपर है, हाँ, सरफेस पे जो वो अच्छी तरह धोना चाहिए, ना कि मतलब कि रनिंग वाटर में। आपने देखा होगा कि गन्ने के जूस वाला जो होता है, वो ग्लास खतरनाक तरीके से वो गन्ने का जूस बन जाता है। नहीं, वो खैर वो बनता जिस तरह से भी है, लेकिन आप देखेंगे एक ग्लास में एक इन्फेक्टेड बंदे ने पिया, और फिर वो वही ग्लास, वो एक बाल्टी में पानी होता है, और उसमें वो जो डुबो करके ग्लास को फिर निकाल के, यानी साफ़ बिल्कुल, आपको देखने में तो लगता है बहुत साफ़ है, और वो पानी, जिस पानी में पता नहीं 100 दफ़ा उस ग्लास को धो चुका है, उसी पानी में डिप करके फिर निकालता है, निकाल करके उसमें फिर आपको दूसरा जूस डालकर दे देता है। तो आपको तो लगा कि ये धुला हुआ ग्लास है, लेकिन जितने जरासीम उस बाल्टी के अंदर पड़े हुए हैं, जो पिछले किसी पीने वाले ने पिया होगा या वो इन्फेक्टेड होगा, तो वो फिर आपको पहुंच रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो बनने का तरीका भी तो देखें ना, यहाँ पर वो जिस तरह मशीन में मक्खियाँ भी साथ साथ बन रही होती हैं, वो भी बन रहे होते हैं, तो मक्खियाँ एडेड गन्ने के जूस के साथ मक्खी के जूस भी आपको मिलता है। आपको कॉम्बिनेशन मिलता है जूस का, एक ऐसा कॉकटेल मिलता है मज़े का पीने को। तो बनने का तरीका भी तो देखें, किसी चीज़ के बनने का तरीका बहुत ज़्यादा वो होता है, उसकी बाद में हैंडलिंग तो चले है डेफिनेटली, लेकिन बनने का तरीका भी तो देखा जाए उसका। तो अब अवॉइड ही करें, कोशिश करें। अब गन्ने का जूस हम घर में बनाने का सोचते भी नहीं, मशीन लेकर तो देखें, मतलब ये आपका सवाल ये था कि उसको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो कोई रनिंग वाटर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप रनिंग वाटर में धोएं,
ना कि किसी एक बर्तन में रख करके उसको अगर धोएंगी तो फिर वो जरासीम तो इसी बर्तन में रह गया और उसमें वो पड़ा हुआ है और फिर वो उसमें लग जाएगा। सही, डेफिनेटली। तो उसे निकाल कर नल के नीचे अच्छी तरह से धो लें और धोने के बाद फिर उसे इस्तेमाल करें। कहीं पे भी जहाँ स्टैग्नेंट वाटर होगा ना, तो डॉक्टर साहब वो स्टैग्नेंट वाटर वैसे ही हमें पता है कि वो जब रनिंग नहीं है तो और वो स्टैग्नेंट है तो उसके अंदर ऑलरेडी जर्म्स की कलेक्शन हो रही है। अब लोगों को मैंने ये भी देखा है, अपार्ट फ्रॉम थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा हट के भी जाते हैं, कि उस चीज़ से सफाई नहीं होती है। जिस तरह वो अक्सर सुबह नहाने धोने के लिए जिस तरह हम लोग मुँह धोते हैं, ब्रश करते हैं, वो पहले सिंक भर लेते हैं पानी से और फिर उसी पानी से मुँह भी धुल रहा होता है, फिर उसी पानी से बाद में ब्रश भी हो रहा होता है, लेकिन ये उनकी सफाई होती है। अब ये मुझे नहीं पता ये कैसी सफाई होती है। स्टैग्नेंट वाटर में कभी भी नहीं, इट शुड बी रनिंग वाटर। हम किसी भी चीज़ को धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो रनिंग वाटर होना चाहिए डेफिनेटली। सही है डॉक्टर साहब। गोश्त कैसे हम लोग सेव करें? गोश्त का ये है कि मीट प्रोडक्ट्स अगर आप ले रहे हैं मीट, तो उसको ला करके आप फ़ौरन फ्रिज के अंदर रखें, चाहे आप 2-3 घंटे के बाद भी इस्तेमाल कर रहे हों। और रेफ्रिजरेशन जो है वो, यानी अगर आपको स्टोरेज करनी है तो फ्रीज़र में रखें और फ्रीज़र में से फिर जो है आप निकाल करके उसको इस्तेमाल करें। और नीचे जो फ्रिज होता है, जो रेफ्रिजरेटर, उसका टेम्परेचर मेंटेन करें, उसका टेम्परेचर 4 डिग्रीज पे रखना चाहिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि बच्चों में जो फूड पॉइजनिंग होती है, बच्चे के साइन एंड सिम्टम्स के साथ आते हैं, और वो फूड पॉइजनिंग बाकी नॉर्मल डायरिया से कैसे डिफरेंट है फिर बच्चों की? देखिए, फूड पॉइजनिंग बच्चे हों या बड़े हों, लेकिन ये कि नोजिया, वॉमिटिंग होगी और क्रैम्प्स होंगे, हेडेक होगा, पेट में क्रैम्प्स होता है। और बच्चा तो खैर बहुत छोटा बच्चा, वो बता नहीं सकता, तो आप वॉमिटिंग, नोजिया से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है। और वाटरी डायरिया होता है, और बाज़ दफ़ा ब्लड भी आता है स्टूल के साथ में बाज़ टाइप्स ऑफ डायरिया में, तो इस तरह से, या फिर फीवर भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर, थोड़ी सी और सिम्टम्स पे बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।